प्यारे बच्चों नमस्कार। ज्ञान सिंधु क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेके आए हैं आपके लिए 2026 का एक ये हमारे पास है डेमो मॉडल पेपर, ठीक है। और साथ में हम लेकर के आए हैं एक कॉपी, एक बच्चे ने लिखा है। हम कॉपी को चेक करेंगे, साथ में लिखने के तरीके को बताएंगे कि अंग्रेजी की कॉपी आपको कक्षा 12 की कैसे लिखनी है, जिससे आप पूरे में से पूरे अंक पा जाएं। कितने पेजेस में क्या चीज लिखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपको पेपर मिलेगा, यहां पर होगा पेपर कोड, ठीक है। और यहां पर आपको रोल नंबर और नाम भी लिखना होता है। और ये आपका जो कक्ष निरीक्षक होगा वो चेक करेगा और वो आराम से सिग्नेचर कर देगा। यानी आपका जो पेपर है आपने सही तरीके से भरा है, ठीक है। इसके बाद मेन काम आता है आपके कॉपी के फ्रंट पेज को भरने का। देखो, पैटर्न चाहे जो चेंज हो जाए कॉपी का, लेकिन प्रविष्टियां यही रहती हैं। यानी भरना आपको यही सब रहेगा जो हम आपको दिखा रहे हैं, भरना सब यही रहता है, ठीक है। यहां केंद्र व्यवस्थापक की मोहर होगी और कक्ष निरीक्षक आएगा, आपका रोल नंबर चेक करेगा। क्या गलती नहीं करनी है? सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं वो रोल नंबर डालने में करते हैं, जिससे क्या होता है कि रिजल्ट रुक जाता है कभी कभी उस विषय का, उस पेपर का। मान लो इसमें आपने रोल नंबर गलत डाल दिया है, अब वो एग्जामिनर किस रोल नंबर पर, आपका रोल नंबर जहां पर अंक चढ़ाए जाते हैं उस शीट में मिलेगा ही नहीं, मैच ही नहीं करेगा अगर आपने गलत डाला है, या फिर दूसरे का डाल दिया गया होगा तो दो दो मैच करने लगेंगे। तो रोल नंबर हमेशा अंकों में और शब्दों में दोनों में सही डालें। और डालने का तरीका यही है 1260567891, ऐसे 1260 आपको शब्दों में भी। आपने इंग्लिश की कॉपी ली है, यानी आपका इंग्लिश का पेपर है, तो आपको इंग्लिश में ही सब कुछ भरना है। यहां आपको संकेतांक भरना होगा, जैसे यहां पर हमने एक मॉडल संकेतांक दिया है 316 जीबी, इसी तरह आपको यहां पर भी भरना होगा। यहां पर आपको विषय डालना होगा, विषय इंग्लिश डालेंगे। प्रश्न पत्र आपका ओनली प्रश्न पत्र रहेगा, केवल प्रश्न पत्र होता है। दिन आपका मंडे संडे जो भी होगा वो डालेंगे। परीक्षा की तिथि आपकी जो होगी वो डालेंगे। परीक्षा की जो पाली होगी प्रथम द्वितीय, यहां पर वो अंकित कर देंगे। केंद्र का नाम आप डाल देंगे, यानी जिस सेंटर पर आप एग्जाम दे रहे हैं। और साथ में यहां पर होगा कक्ष निरीक्षक भरेंगे, इसे आपको नहीं भरना है। सपोज दैट मैं आपका कक्ष निरीक्षक हूं तो मैं भर देता हूं 14, और यहां पर हमने अपना पूरा नाम लिख दिया जो भी है और सिग्नेचर कर दिया, ठीक है, काम खत्म। इसके बाद यहां कक्ष निरीक्षक ही डेट डालेगा, ठीक है, जो भी डेट है यहां डाल देगा। अब आपकी कॉपी जाएगी एग्जामिनर के पास, आपने कॉपी पूरी लिखी है। एग्जामिनर सीधे आपका रोल नंबर देखेगा, अंकों में शब्दों में एकदम सही है। अब वो पहला पेज आपका खोलेगा, आपको एक बोल्ड स्केच ले लेना है। बोल्ड स्केच से सेक्शन नंबर डालना है और आंसर नंबर डालना है। आप चाहें तो क्वेश्चन नंबर डाल के आंसर नंबर, जैसे यहां पर जो दिया गया है, सबसे पहला जो आपका पेपर आएगा, सबसे पहला सेक्शन ए होगा। सेक्शन ए में रीडिंग सेक्शन होगा। अब रीडिंग सेक्शन में आपका, चूंकि आपका 4 सेक्शन में पेपर डिवाइड होगा, ए बी सी डी। अब आप चाहें तो डी सेक्शन पहले कर सकते हैं, आप चाहें तो सी सेक्शन पहले कर सकते हैं, आप चाहें तो बी या फिर ए, या तो आप सीरियल से करें, ज्यादा बेटर रहेगा। ए बी सी डी सीरियल से करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो भी सेक्शन आप करिए, बस बी सेक्शन की चीजें सी सेक्शन में मत भरिए, या सी सेक्शन के आंसर को डी सेक्शन में मत डालिए। आपको ध्यान रखना है, जब आप बी सेक्शन करना चालू करेंगे तो बी सेक्शन के ही सारे आंसर होंगे। यानी सेक्शन वाइज आपको डिवाइड कर लेना है। वो अलग बात है आपने सी सेक्शन पहले कर दिया है, जो आपको सेक्शन अच्छे से पहले आता हो आप उस सेक्शन को करेंगे, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक सेक्शन के जो क्वेश्चन के आंसर हैं दूसरे सेक्शन के अंदर ना डालें, या तितर बितर आप ना करें। उससे क्या होगा, एग्जामिनर को चेक करने में थोड़ा सा सहूलियत होगी और अच्छे अंक देगा वो। क्यों देगा? क्योंकि उसको माथापच्ची कम करनी पड़ेगी। तो सेक्शन ए आपका रीडिंग सेक्शन आता है। रीडिंग सेक्शन में क्या करना होता है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। मेनी पीपल कंप्लेन दैट दे हैव ब्रोकन डाउन थ्रू ओवर वर्क। इन द मेजॉरिटी ऑफ सच केसेस द ब्रेकडाउन इज मोर फ्रीक्वेंटली द रिजल्ट ऑफ फूलिशली wasted energy
इफ यू वुड सिक्योर हेल्थ। ठीक है, तो ये पैसेज है जो कि अनसीन पैसेज होता है। इस पैसेज के नीचे आपको 15 अंकों का काम होता है। कितना? ये 15 मार्क्स का आता है, 15 मार्क का आता है। ठीक है, यहां पर 3-3 मार्क्स के 4 क्वेश्चन होंगे और जो 5वां क्वेश्चन होगा वो वोकैब से रिलेटेड होगा। तो 3 एक-एक नंबर के यहां पर शब्दों पर आधारित क्वेश्चन होंगे, यानी वोकैबुलरी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो पहला है व्हाट डू मेनी पीपल कंप्लेन अबाउट। अब यहां पर आपको सेक्शन ए रीडिंग सेक्शन है, इधर हाशिया खींचना है। अगर खिंचा हुआ मिलता है तो अच्छा है, नहीं खिंचा हुआ मिलता है तो आपको हाशिया खींच लेना है। एक स्केल भर का है। ठीक है, अब एक स्केल भर का आपने हाशिया खींचा, इधर हाशिया नहीं खींचना है, इधर बिल्कुल भी नहीं खींचना है। हाशिया हमेशा एक तरफ ही खींचे। बस ये है आपको कम लिखना है। तो देखो हाशिया यहां है बट इसमें लिखा गया जो है तो कहां पर लिखा गया है, बस इतना भाग। इधर भी एक हाशिए भर का छूटा स्पेस, इधर भी छूटा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट जब हाशिया आप खींच देते हैं थोड़ा सा अच्छा महसूस नहीं होता है। ठीक है, तो मेनी पीपल कंप्लेन अबाउट द ब्रेकडाउन, ये भी सही है, यानी 3 मार्क्स यहां पर मिल गए। फुलिशली वेस्टेड एनर्जी इज द काज ऑफ द ब्रेकडाउन, यहां पर भी 3 मिल गए और ये भी पूरा सही है। मैंने ऑलरेडी पढ़ रखा है, क्योंकि मैं कॉपी चेक करने से पहले चीजें मिला लेता हूं। अगर किसी बच्चे ने लिखा है तो, है ना, तो मैं उसको मिला लेता हूं इसलिए क्योंकि चेक करते समय आपका टाइम वेस्ट ना हो, हम लंबा ना खींचें, सीधे हम बता दें गलतियां जो जहां पर हैं, वो गलतियां में छुपाते नहीं हैं, हम बता देते हैं। अब जहां जैसे यहां पर आपने क्या देखा, इस वर्ड में मिस्टेक है नहीं लेकिन सुधारा गया है, तो थोड़ा सा ध्यान देके लिखें। इससे क्या होता है, निगाह यहीं पर जाएगी देखने वाले की, जो भी देखेगा। ठीक है, तो 3 अंक में ये भी सही है। और इसके बाद जो आंसर नंबर ई होगा, ई में क्या है, विच वर्ड इन द पैसेज मीन लॉस ऑफ हेल्थ, विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट टू द वर्ड कर्ज, राइट द एडवर्ब फ्रॉम ऑफ द वर्ड कंप्लीट। तो यहां पर ब्रेक डाउन, बोन और कंप्लीटली, एक इसका और एक इसका अंक है। अब मामला यहां पर तो पैसेज देखिए, अनसीन पैसेज में पूरे के पूरे अंक मिलने के चांसेस इसलिए हैं क्योंकि आप अगर थोड़ा सा अच्छा पढ़े होंगे तो बिल्कुल कर ले जाएंगे। थोड़ा सा आपको शब्दों की समझ होगी, अर्थ निकालना आप अंग्रेजी का जानते होंगे, तो बिल्कुल अच्छे से आपको ट्रांसलेशन आता होगा तो कर लेंगे अनसीन पैसेज के आंसर्स, कोई दिक्कत नहीं, सब उसी में छिपे होते हैं। इसके बाद भैया जो आता है राइटिंग सेक्शन, रीडिंग के बाद सेक्शन बी जो आता है वो राइटिंग सेक्शन होता है। राइटिंग सेक्शन में आपको आर्टिकल लिखना होता है। आर्टिकल आपको 100 से लेकर के 150 शब्दों में लिखना होता है, लगभग 1 से लेकर 2 पेजेस में, इससे ज्यादा आपको नहीं खींचना है। 1 से लेकर 2 पेज में आपको ये लिखना है। लंबा खींचने से आपका टाइम लंबा चला जाएगा और फिर आगे के प्रश्न छूटने की संभावना रहती है। तो यहां विमेन इन न्यू इंडिया, अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडियन एंड इट्स सॉल्यूशंस, प्रॉब्लम ऑफ करप्शन। तो आपको क्या करना है, आंसर नंबर 2 है। आंसर नंबर 2 में कौन सा लिख रहे हैं, बी लिख रहे हैं, तो प्रश्नोत्तर संख्या कभी भी गलत ना हो। सेक्शन बी डाल दिया, राइटिंग सेक्शन लिख दिया, आंसर नंबर 2 लिख दिया और आंसर नंबर 2 में भी बी लिख दिया। और जो आपको ऐसे लिखना है उसकी बढ़िया सा हेडिंग आपने बोल्ड ब्लैक पेन से डाल दी है। इसके बाद थोड़ी सी हिंट्स, अगर आप वही रूपरेखा है जिसको हिंट्स हम बोल सकते हैं, कि आप हिंट दे देंगे कि मैं इन हेडिंग का यूज करके लिख रहा हूं एक आर्टिकल को। इंट्रोडक्शन है, काजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, सॉल्यूशंस हैं एंड कंक्लूजन है। पूछा क्या गया है, अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडियन एंड इट्स सॉल्यूशन। ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया है ना, हाँ इंडियन है, भारतीय बेरोजगारी है ना, नहीं लेकिन इंडिया होगा, इंडियन नहीं होगा। ठीक है, इंडिया होगा। तो अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया एंड इट्स सॉल्यूशन, भारत में बेरोजगारी और उसके उपाय, सॉल्यूशन उसका हल। तो आपने इतनी हेडिंग बना ली, इंट्रोडक्शन डाला, और इंट्रोडक्शन में बहुत लंबा नहीं खींचना है, फिर भी ये लंबा ही खींचा गया है। ठीक है, हाँ, तो यहां पर इंट्रोडक्शन लिख दिया गया, देखो यहां गलती करके सुधारा गया है। हाँ, तो ठीक है, वही निगाह चली जाती है, बट सही है पूरा। अब इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि कम शब्दों में, कम सेंटेंसेस में बहुत कुछ आप कह दें।
काज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो देखो मेन हेडिंग भी इसमें छोटी छोटी हेडिंग के अंदर सब हेडिंग्स आप डालिए। तो ओवर पॉपुलेशन यानी बढ़ती जनसंख्या, बेरोजगारी के क्या कारण हैं, ओवर पॉपुलेशन, रॉन्ग एजुकेशन पॉलिसी और पुअर इकोनॉमिक प्लानिंग। तो ये देखो अगर आप हेडिंग्स के अंदर सब हेडिंग्स छोटी छोटी पढ़ी होंगी तो एग्जामिनर देख के ही समझ जाएगा कि बच्चे को आता है, उसने बिल्कुल सही लिखा है। देखो वैसे भी हेडिंग्स हैं तो इसका मतलब सही ही होगा, ऐसा सोचा जाता है। सॉल्यूशंस, पॉल्यूशन कंट्रोल कर लो, वोकेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन, सपोर्ट टू एग्रीकल्चर एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज। ठीक है, कंक्लूजन लिखने के बाद इनको पूरे के पूरे कितने मार्क्स मिलेंगे? इनको पूरे के पूरे मिलेंगे, देखो कितने अंक का है भैया, 10 अंकों का है। ये भी क्या है, 10 अंकों का है। लेटर कितने का होता है, 10 अंकों का होता है। तो पूरे इनको 10 में से 10 अंक मिल जाएंगे, क्योंकि ज्यादा गलतियां हैं नहीं, और कोई भी एग्जामिनर इतना नहीं चाहता है कि बच्चे के जो है अंक कटें, कोई भी एग्जामिनर ये नहीं चाहता है ना। इसके बाद आता है मेन मामला लेटर का, लेटर एंड एप्लीकेशन का। तो अब मामला ये है, लेटर एंड एप्लीकेशन में एक सही फॉर्मेट इस्तेमाल करना है। सही फॉर्मेट अगर आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो 2 अंक कट जाएंगे। ठीक है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू प्रोवाइड लाइब्रेरी बुक्स टू द स्टूडेंट्स। तो लाइब्रेरी की समस्या को लेकर एक लेटर लिखने को है। तो यहां पर आप लेटर लिखेंगे टू द प्रिंसिपल, और कॉलेज का नाम, स्थान और डेट डालेंगे, फिर सब्जेक्ट डाल के रेस्पेक्टेड सर, वी द स्टूडेंट्स ऑफ योर कॉलेज want to bring your attention to the poor condition of our library. There are not enough books and many books are too old and outdated. New textbooks are missing or very few. Weak students suffer the most. Also there are very few newspapers and magazines, especially for competitive exams. We request you to kindly add more books, magazines and useful study material. Thanking you, yours faithfully ABC। अब आपको सीधा लिखना है, इस तरफ कुछ नहीं लिखना हिंदी की तरह। हिंदी में थोड़ा यूपी बोर्ड में अलग तरीके से लिखा जाता है, बट अंग्रेजी में थोड़ा सा अलग तरीका इस्तेमाल किया जाता है, फॉर्मेट चेंज हो चुका है। तो आंसर नंबर 3 हो गया ये, और यहां पर भी 10 अंक पूरे मिलेंगे, क्योंकि कोई भी गड़बड़ी नहीं है। देखो जब आप 1000 वर्ड लिखेंगे तो एक आध शब्द में स्पेलिंग मिस्टेक जाहिर सी बात है, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है। तो एक आध स्पेलिंग मिस्टेक अगर आपने कोई पैसेज लिखा है तो उसमें स्वाभाविक है, उसके अंक आपके, ये नहीं कि हर जगह आधा अंक काटा जाए। अब इसके बाद आता है ग्रामर सेक्शन सी, ग्रामर आता है। ग्रामर सेक्शन में क्या किया जाएगा, देखो भाई ग्रामर सेक्शन सी है, और आंसर नंबर 4 में आपका ABCDE ऐसे डालिए। तो यहां आंसर नंबर 4 आंसर ABCDE ऐसे डालिए। और हां हमेशा ध्यान रखिए, एक पेज एक सेक्शन खत्म होने के बाद नए पेज से स्टार्ट करना है, इसलिए इतनी जगह छूटी है, नए पेज से स्टार्ट करो। यहां पर कहा गया है वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इज कॉल्ड। जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखता है वो अथीस्ट होता है, यानी नास्तिक होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहां पर आप देखिए जिस तरह लिखा है, देखो सेक्शन सी आंसर नंबर 4 का ए का भी 3rd सही है, तो ऐसे लिखो आंसर ए का 3rd सही है, एथीस्ट। 1 अंक यहां पर हो गया, नहीं 2-2 अंकों के हैं, 2-2 अंकों के हैं भैया ये। फिर बी है द फ्रेज ऑफ सेट ऑफ मीन्स, तो टू स्टार्ट टू गो, ठीक है, तो 2 इसका भी। और इसके बाद है सिनोनिम्स ऑफ इलस्ट्रिशियस, तो रिनाउंड हो जाएगा, 2 हो गया इसका। और इसके बाद यहां पर है दिस कॉलेज इज द बेस्ट इन ऑल कॉलेजेस, विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर। तो एरर किसमें है, इन में है, ठीक है। इसके बाद आया है बेटर का क्या एंटोनिम होगा, बेटर का वर्ज होगा। तो यहां पर भी टोटली सही मार्क्स मिल गए हैं सारे के सारे। मुझे लगता नहीं है कि 100 में से 100 नहीं मिलेंगे, मिलने वाले 100 में से 100 ही हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैं इस कॉपी को पहले ही देख चुका हूं, तो मैं कह सकता हूं, बट आपके सामने ही मैं दिखा देता हूं चीजें। एवरेज राइटिंग है, कोई बहुत कंप्यूटराइज राइटिंग नहीं है, बहुत प्रो लेवल की राइटिंग नहीं है, बट राइटिंग ऐसी होनी चाहिए जिससे कोई भी पढ़ सके।
राइटिंग कभी भी ऐसी मत बनाइएगा कि जिसे खुद पढ़ो और खुदा पढ़े, इसके अलावा कोई ना पढ़े। राइटिंग हमेशा ऐसी ही बनाइए कि खुद भी पढ़ो और हर व्यक्ति पढ़ पाए। ठीक है, चलो 5वें का देखिए, सेक्शन सी 5 का ए बी सी डी ई ऐसे डाल लेना है। तो सेक्शन सी का आंसर नंबर 5, सेक्शन सी ऑलरेडी आपने डाल दिया इधर, तो अब आपको डालना है आंसर नंबर 5 का आंसर नंबर ए बी सी डी ई। तो अब यहां पर जो बनाया गया है देखो, एक करना है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट। दो सेंटेंसेस में से किसी एक के आपको इनडायरेक्ट बनाना है, फिर कंबाइन करना है, एक का कंबाइन करना है, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, फिर ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। तो इसमें कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना और पैसिव वॉइस में चेंज करना है। करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, तो वन वन ही करना है, सब में दो में से एक ही करना है। और ये होमोफोन्स आ गए हैं, है ना, सिमिलर वर्ड्स जो होते हैं सेम वॉइस वाले, जैसे साइट साइट एक जैसे हैं, जिसे हम समोच्चरित शब्द भी हिंदी में कह सकते हैं। इसके बाद ट्रांसलेशन आया, तो मैं पहले ये देख लेते हैं कि यहां पर इनडायरेक्ट वाला, तो यहां इन्होंने पहला किया है 5 के ए का सेकेंड, रीना सेड अलास आई एम अनडन। तो इसमें क्या लिखा गया, हाँ सेकेंड, रीना एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट शी वाज अनडन। तो यहां पर 2 अंक मिल गए। इसके बाद अगला क्या है, माई फ्रेंड इज नॉट इंटेलिजेंट, माई फ्रेंड इज नॉट डिलीजेंट इनटू कंपाउंड सेंटेंस। कैसे बदलेंगे, माई फ्रेंड इज नाइदर इंटेलिजेंट नॉर डिलीजेंट, तो यह भी सही है। इसके बाद है जम्मू इज नॉट सो हॉट एज दिल्ली, कंपैरेटिव डिग्री बनाना, हु कैन डू इट। तो यहां पर बनाया गया है बाय हुम कैन इट बी डन, यहां देखो छोटा सा लिख दिया गया है, तो भी सही है। इसके बाद है डियर्स आर ग्रेजिंग इन द फॉरेस्ट, तो करेक्ट करना है एक को, तो लिखेंगे डियर आर गेजिंग इन द फॉरेस्ट। इसके बाद साइट साइट ये वाला बनाना है, इसका सेंटेंस यूज करना है। तो आप चाहे तो हिंदी भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप सीधे सीधे इंग्लिश ही लिख के छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस सेंटेंस का यूज हो, बट ये लिखने से थोड़ा और अच्छा है। साइट मीन्स दृश्य होता है और साइट मीन्स स्थल होता है। जैसे कहते ना मैं साइट पे ही हूं, आ जाइए, तो ये साइट स्थल है। तो ही वाज मच इंप्रेस्ड बाय द साइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग का दृश्य देखकर वो इंप्रेस्ड हुआ। और या फिर ये साइट स्थल, साइट ऑफ द कॉलेज बिल्डिंग हैज बीन सेलेक्टेड। ठीक है, तो यहां पर भी 1 अंक इसका और 1 अंक इसका, 2 अंक मिल गए हैं। अब नंबर अगला आता है क्वेश्चन नंबर 6 का, ट्रांसलेशन का। तो ट्रांसलेशन में आपको भैया ट्रांसलेशन गलत बिल्कुल नहीं करना है, जितनी लाइनें दी गई होती हैं उतनी ही लाइनों से आपको ट्रांसलेशन कर देना है। चाय का उत्पादन एवं उपभोग सर्वप्रथम चीन में हुआ था, तो दी प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ टी, हाँ देखो फर्स्ट लिखा है ना, फर्स्ट यहां पर टी होना चाहिए, तो ये वर्ड गलत है। तो मैंने कहा ना कि 100 में से एक स्पेलिंग गलत हो सकती है, क्योंकि इतना एग्जामिनर भी समझ पाएगा कि बस टी छूट गया है ना, तो इतना घबराने की जरूरत नहीं है। तो ऑलरेडी चूंकि मैं पढ़ चुका हूं, तो इसमें भी पूरा का पूरा 5 अंक मिलेगा, क्योंकि सारा का सारा जो ट्रांसलेशन है वो सही है। इसके बाद अब भैया जो आता है सेक्शन डी, आपका लिटरेचर सेक्शन आया। मैंने पहले आपको क्या बताया कि आपको जो सेक्शन शुरू करना है खत्म कर देना, और अगला सेक्शन जो है नए पेज से ही स्टार्ट करना है। ये नहीं है कि मिक्स कर दो, या फिर सेक्शन बी के आंसर सेक्शन डी के बाद मत लिखिए, उससे क्या होता है मिक्स होके खिचड़ी हो जाता है, और फिर खिचड़ी में छांटना पड़ेगा, कहां चावल है, कहां दाल है, कहां क्या है, नमक है। ठीक है, तो खिचड़ी मत करिए। फिर सेक्शन डी लिटरेचर आया। लिटरेचर में 2 आपको 4, देखिए 2-2 करके 4 आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए जाएंगे, जो आपको 40 वर्ड्स में लिखना है। इसके बाद आपको 2 दिए जाएंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जिनको आपको 80 वर्ड्स में लिखना है। कितने में? 80 वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, तो समझिए 80 वर्ड्स मतलब एक बड़ा पेज, और 40 वर्ड्स मतलब एक पेज में 2 आंसर। तो यहां देखिए जो लिखना है, इन्होंने देखो ये अब चूंकि ये 40 वर्ड्स का नहीं है, आंसर उसका इतना ही है, तो इतना ही लिख दिया गया।
तो दोनों ही सही हैं और ये 4-4 अंक के हैं। ठीक है, 4-4 अंक के यहां पर हैं। इसके बाद ये 80 वर्ड्स में लिखना है, तो आप यहां देख सकते हैं 80 वर्ड्स बिल्कुल हो चुके हैं। और तो पूरे के पूरे यहां पर इनको मिलेंगे 7 अंक, क्योंकि ये 7 अंक का होता है। ठीक है, तो ये 7 अंक का पूरा होता है, तो इसमें 7 अंक मिलेंगे। आंसर क्वेश्चन नंबर 9 होता है। 9 क्या है? 9 में आपको एक स्टैंजा दिया जाएगा, यानी कह सकते हैं कि एक्सट्रैक्ट दिया जाएगा पोएट्री का पद्यांश। उसके नीचे 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे 2-2 अंकों के। तो इसको पढ़ करके इसके आंसर देने होते हैं। देखो, तो यहां पर तीनों ही आंसर बिल्कुल सही हैं, तो यहां पर भी 6 के 6 अंक पूरे मिल जाएंगे। राइटिंग अच्छी नहीं है तो उसके अंक कटते नहीं है, ये मत घबराइएगा कि राइटिंग अच्छी नहीं है तो अंक कट जाएंगे। राइटिंग अच्छी ना होने से अंक नहीं कटते हैं, जब राइटिंग पढ़ने में नहीं आती है, गड़बड़ दिखती है, तब अंक कटते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आता है सेंट्रल आइडिया लिखने का। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। तो इसमें आंट जेनिफर्स टाइगर ये वाली लिखी गई है, तो सेंट्रल आइडिया यहां पर डालिए, आंसर नंबर डालिए और जो सेंट्रल आइडिया आप लिख रहे हैं वो डालिए। ठीक है, तो आंट जेनिफर्स इज ए मेड अप। तो एक पेज में, आधे पेज में, जितने में सेंट्रल आइडिया आ जाए, जैसे आपने याद किया है, सेंट्रल आइडिया कविता का केंद्रीय भाव उसमें होना चाहिए। छोटे बड़े से इसमें शब्द सीमा नहीं होती है, फुल पेज भी हो सकती है, थोड़ी कम भी हो सकती है, 100 शब्द भी, 80 शब्द भी, 70 शब्द भी, 150 शब्द भी हो सकते हैं। तो यहां पर 4 अंकों की सेंट्रल आइडिया है, 4 अंक पूरे मिलेंगे, क्योंकि चारों अंक की सेंट्रल आइडिया बिल्कुल सही है। इसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे भैया, वो आएंगे आपकी सप्लीमेंट्री रीडर के। सप्लीमेंट्री रीडर में वही दो शॉर्ट और 1 लॉन्ग लिखना होता है, 4 शॉर्ट और 2 लॉन्ग आते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए 11वें का दोनों लिखने हैं, यहां पर 11 के दोनों लिख दिए गए हैं। ठीक है, बाई मिस्टेक हो सकता है, तो यहां पर 4 इसके और 4 इसके अंक मिल जाते हैं। और इसके बाद आता है आंसर नंबर 12, जो कि एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, यहां पर भी सही है। अब चूंकि अंततः लिखते लिखते और अंत में बच्चे की राइटिंग खराब ही हो जाती है, वो हर एक व्यक्ति का यही मसला है, हर एक व्यक्ति का यही मसला है कि उसकी राइटिंग खराब ही हो जाती है लिखते लिखते अंततः। तो अंततः धीरे धीरे लिखते लिखते खराब ही हो जाती है। तो क्योंकि अंत में यही होता है कि टाइम बचा नहीं भाई, जल्दी जल्दी कवर कर लो चीजें। अब यहां आपका पूरा का पूरा पेपर सॉल्व हो चुका है, तो आपको यहां पर जगह नहीं बची है, तो यहां पर आपको रोल नंबर आपका डाल देना है। तो ऑलरेडी यहां पर देखा गया, और हाँ, कॉपी मिलने से पहले यहां उत्तर पुस्तिका के पीछे दिए गए निर्देश आपको जरूर पढ़ने हैं आपके एग्जाम में। तो हमने देखा यहां पर कहीं पर भी अंक कटे नहीं हैं, सो यहां पर 100 में से 100 पूरे अंक मिल गए हैं। ठीक है, 100 में से 100 पूरे अंक मिल गए हैं। तो आपको इस कॉपी को देखने के बाद चीजें क्या समझ में आई हैं? चीजें आपको ये समझ में आई हैं कि एक तो आपको क्रम अपनाना है, सही लिखना है, सही हाशिया खींचना है, सब सही होना चाहिए। राइटिंग भले ही आपकी थोड़ी सी दबी हुई है, प्रो लेवल की नहीं है, आप उससे मत घबराइएगा। हमेशा हाशिया एक तरफ ही खींचे और हाशिया के इधर कुछ ना लिखें, क्योंकि आपने देखा हाशिया के इधर क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि एग्जामिनर को जो टिप्पणी या जो अंक देने होते हैं वो यहीं पर देता है। नहीं, बाकी यहां पर भी दे देते हैं अंक, बाकी एग्जामिनर यहां पर दे दे, इसलिए ये हाशिया खींचा जाता है। तो अपने को ये जगह उनको दे देनी कि सर आप अपने अंक दे देना, वो अंक भले ही कहीं दे दें, उससे आपसे कोई मतलब नहीं है। दूसरे नंबर पे तारतम्यता अपनानी है, एक सेक्शन को दूसरे सेक्शन में बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना है, क्योंकि एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन को मिक्स करने से मामला बिगड़ सकता है, यूं कि एग्जामिनर ही कंफ्यूज हो जाएगा कि कहां से कहां क्या रख दिया यार। और आपको भी अंत में जब आप कॉपी लिख चुकेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे मिलाएं, कहां पर क्या हमने लिखा है। तो सीरियल जरूर अपनाने की कोशिश करिए, जो प्रश्न आते हैं पहले वो पहले करिए, लेकिन सेक्शन वाइज।
मान लो सपोज दैट आपने सेक्शन बी पहले स्टार्ट कर दिया है या सेक्शन सी, कोई दिक्कत नहीं, आपको सेक्शन सी का 5 वाला पहले आ रहा है तो ये पहले कर लो और ये दूसरे नंबर पर कर दो, कोई दिक्कत नहीं। बट सेक्शन सी को सेक्शन डी के बाद मत लिखिए, ये मेरा कहना है, ठीक है, हाँ ये मेरा कहना है। तो यहां पर लिखा भी है कि ऑल क्वेश्चन फ्रॉम ऑल द सेक्शंस आर कंपलसरी, अनिवार्य सभी प्रश्न हैं, जैसा निर्देश है उसके हिसाब से आपको काम करना है, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा कि अंग्रेजी की कॉपी इस नए सेशन में कैसे लिखनी है। मेन चीज है हेडिंग्स आप जरूर डालिए, आर्टिकल का मेन पावर है हेडिंग्स, ठीक है, हेडिंग जरूर आप डालिए, अगर कहीं हेडिंग नहीं है तो कोई बात नहीं है। ट्रांसलेशन में ध्यान रखिए चीजें मिस्टेक ना हो। अब हम चाहते तो यहां पर एक अंक काट सकते थे, एक मीनिंग गलत होने का, ठीक है, एक मीनिंग गलत होने का यहां ट्रांसलेशन का हम काट सकते थे एक अंक, एक आध अंक और उड़ा सकते थे, बट नहीं, हम उदार हृदयी एग्जामिनर हैं। तो खैर उदार हृदयी एग्जामिनर आपको मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है, आप घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आप लिखिए, मुझे उम्मीद है आप 98 का लिख के आएंगे तो आपको 100 जरूर मिल जाएंगे, क्योंकि गलत आपके साथ बिल्कुल नहीं होगा, अनर्गल अंक बिल्कुल भी नहीं काटे जाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। इस कॉपी को अपने सारे कॉलेज के स्टूडेंट्स को यानी कि अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर कर देना, ताकि वो भी समझ सके कि अंग्रेजी की कॉपी को किस हिसाब से लिखना है। अभी और भी कापियां हम दिखाएंगे, जो बच्चों की अच्छी अच्छी कापियां होंगी आपको अभिप्रेरणा मिले। देखिए कापी एक दिखाने का मतलब ये है कि आपको समझा दिया गया, लेकिन जब वही एक ही विषय की मैं 2-4 कापियां दिखाऊंगा तो उसका दिखाने का मतलब यह है कि अच्छी राइटिंग है, अच्छा लिखा है, अच्छे अंक मिले हैं, तो आप इनसे मोटिवेट होइए और आप अच्छी कॉपी लिखिए, इसी तरह उससे मोटिवेशन मिलता है। तो कॉपियां जितनी डालें, आप सब कॉपियां देखते रहें अच्छे से और अच्छा लिखने का प्रयास करें। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगले वीडियो में।